Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the finale of Witcher season 3 यानी कि आज हम इसके 8th एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने इसका सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 के बाकी के एपिसोड्स देख लिए होंगे और अगर अभी तक भी नहीं देखे तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट के थ्रू इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, इसी के साथ अगर आप बिंज वॉच करना चाहते हैं तो मैं इन सभी को कमेंट करके अपने नेक्स्ट चैनल फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर पर भी डाल दूंगा, जहां से जाकर आप एक ही बार में पूरे के पूरे सभी एपिसोड्स को कंप्लीट अ सीजन की तरह भी देख सकते हैं। एंड एज यूजुअल क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता हमारे यहाँ पर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यास्केर जो कि येनिफर के कहने पर ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट पहुंच चुका था, जहां वो देखता है कि निल्फगार्डियंस और इसी के साथ नॉर्दर्न किंग्स के बीच में जो फाइट हुई थी और उसके बाद जो लोग घायल हो चुके थे, ये सभी ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट वाले उन सभी लोगों को सहारा दे रहे थे, यानी कि उनको इलाज वगैरह देकर उन्हें ठीक कर रहे थे। इसी एपिसोड में हम डारा को भी देख पाते हैं, जिसको हमने सीजन 1 एंड 2 में देखा था, और वो भी अब इन सभी लड़ाइयों से दूर एक पीसफुल जिंदगी जीने के लिए ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट में पनाह ले लेता है। जिसके बाद हम यास्केर और गेराल्ट के बीच की कॉन्वर्सेशन को देख पाते हैं। पहले तो ये लग रहा था कि उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं हुई होगी, लेकिन लास्ट टाइम विल्गेफोर्ट से हुई फाइट में उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाथ पैर की हड्डियां भी चटक गई थी और खड़े होने तक में भी प्रॉब्लम आ रही थी। और जो ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट में उसके ऊपर इलाज वगैरह चल रहा था, तो अब यहाँ पर इवेंचुअली विचर एक म्यूटेटेड ह्यूमन था, तो उसके ऊपर यहाँ की जड़ी बूटियां भी काम नहीं कर रही थी। अब तो ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट की क्वीन एथेना को भी लगता है कि विचर यहाँ पर जो आया है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, इसलिए वो अपनी एक आर्चर मिल्वा को विचर के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ देती है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है गेराल्ट पर, जो कि अपनी जख्मी हालत में होने के बावजूद भी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि सीरी पर खतरा अभी भी बना हुआ है और अगर उसे बचाने के लिए निल्फगार्ड जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। मिल्वा उसे इस हालत में ट्रेनिंग करने से रोकती है, मगर फिर भी विचर उसकी बात नहीं मानता और अपने आप को ट्रेन करने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर होकर सीरी को बचा सके। मगर हालत इतनी ज्यादा टाइट होने की वजह से उसे समझ में आ गया था कि अभी रिकवर होने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। सीन शिफ्ट होता है येनिफर पर, जो कि इस वक्त एक बार में बैठी होती है और सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर सीरी जैसी ताकतवर एल्वन ब्लड अगर एम्परर एमिर के हाथ लग गई तो उसे फिर पूरे नेशन पर रूल करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी उसे याद आता है कि इन सभी के पीछे विल्गेफोर्ट था, तो अगर क्यों ना पहले विल्गेफोर्ट को पकड़ा जाए और वहां से सारी जांच पड़ताल शुरू करी जाए, तो हो सकता है कोई ना कोई क्लू मिल जाए जिससे कि एम्परर एमिर को हराया जा सके। जिसके बाद वो अपनी एरिटूजा की सभी मेजर्स को बुलाकर एक कैसल में पहुंचती है। ये वही कैसल था जहां पर रेंस और लीडिया ने बहुत सारे एल्वन ब्लड वाली लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हालांकि इनके हाथ कोई क्लू तो नहीं लगता, लेकिन वहां पर जितनी भी लड़कियां मरी पड़ी थी, तो वहां पर ये सभी मेजर्स मिलकर उन्हें भगवान से प्रार्थना करके दफनाना शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है एम्परर एमिर यानी कि डूनी पर। इस वक्त फ्रिंजिला और फ्रांसिस्का दोनों ही उसके पास आए थे और इनके बीच में एक डील होती है कि अगर हम तुम्हारा साथ देंगे इस पूरी फाइट में, तो आगे चलकर हम तीनों ही इस नेशन पर राज करेंगे। अब बेसिकली होता यह है कि हर किंग के पास उसका एक मेज होता है, तो अगर लकीली फ्रिंजिला वो बन जाती है तो उसकी भी चांदी ही चांदी, और एल्व्स की तरफ से अगर फ्रांसिस्का जैसे कि अब एमिर का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वो भी एक तरीके से अपने नेशन अपने लोगों में सबसे बड़ी बन जाती। अब डील ये थी कि फ्रिंजिला अपना मैजिक पावर इनको देगी, इसी के साथ फ्रांसिस्का अपनी फौज ने देगी, बदले में एमिर फ्रिंजिला को अपना मेज बना लेता और वहीं फ्रांसिस्का को उसके लोगों के रहने के लिए अच्छा घर परिवार और खाना पीने की भी सुविधा दे देता। हालांकि यहाँ पर फ्रिंजिला की सारी बातें तो मान ली जाती है, मगर फ्रांसिस्का की बातें मानने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला था। सीन शिफ्ट होता है टिसेया डेवरेस पर, जो कि ऑलरेडी एक बड़े हादसे से गुजर चुकी थी, यानी कि लास्ट वाले एपिसोड में उसने जो थंडर पावर का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से अब उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब टिसेया येनिफर से कहती है कि वो आगे चलकर होने वाली फाइट्स को लीड नहीं कर पाएगी, यानी कि अब जो करना है वो येनिफर को ही करना होगा। इस पूरी कॉन्वर्सेशन से येनिफर को तकलीफ तो होती है, लेकिन अब अपने सीनियर का कहना तो मानना पड़ेगा। वहीं रात को डिप्रेशन में आकर टिसेया डेवरेस अपना एक लास्ट खत लिखती है और फिर अपनी ही जान ले लेती है। और जब येनिफर वहां पर पहुंचती है तो उसे टिसेया की लाश मिलती है। ये सब कुछ देखकर वह सहन नहीं कर पाती और फटाफट से अपने टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करके विचर के पास यानी कि गेराल्ट के पास पहुंच जाती है। उसका कहना था कि टिसेया अब खुद को खत्म कर चुकी है, बड़ी जंग का आगाज होने वाला है, हमें जितना जल्दी हो सके सीरी को बचाना ही होगा। तो यहाँ गेराल्ट के कहने पर येनिफर ने अपनी मैजिक पावर से उसे ठीक कर दिया। ठीक हो जाने के बाद में गेराल्ट का येनिफर से ये वादा
वादा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भले जान से क्यों ना मर जाऊं, मगर मैं सीरी को गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है रेडानिया किंगडम में, जहां पर हम रेडोविट को देख पाते हैं और वो अपने भाई यानी कि वेजमीर से आखिरी अलविदा करता है, क्योंकि अब उसे ये लग रहा था कि वो इस रेडानियन किंगडम में रहने के लायक नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता यहाँ पर रहना। वहीं वेजमीर डीक्स्टार पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि भेजा तो उसने एक कॉन्क्लेव के लिए था, मगर वो खुद की ही चलाने लग गया था और ऊपर से रेडानियन किंगडम पर रूल भी करना चाहता था। गुस्से में आया वेजमीर फिलिपा को ये आदेश देता है कि डीक्स्टार को जान से मार दो, मगर होती तो वो ऑलरेडी डीक्स्टार की दोस्त है, तो उल्टा वेजमीर को ही जान से मार देती है। और अब जैसे कि राजाओं की पुरानी प्रथा होती है कि जब अगर मेन राजा मर जाए तो या तो उसका छोटा भाई राजा बनता है या फिर उसका बेटा राजा बनता है। तो हालांकि बेटा तो उसका था नहीं, तो फिर नहीं चाहते हुए भी रेडोविट को रेडानियन किंगडम का नया किंग घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन फ्रिंजिला और फ्रांसिस्का के बीच में देख पाते हैं, जहाँ पर फ्रांसिस्का को ये पता चलता है कि उसके बच्चे को मरवाने के पीछे एमिर का ही हाथ था, और जैसे उसे खबर पता चलती है तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो अब एमिर के खिलाफ हो चुकी थी। इनफैक्ट वो फ्रिंजिला के साथ भी काम नहीं करना चाहती थी। यहाँ ब्रोकलिन फॉरेस्ट में अब विचर यानी कि गेराल्ट तैयार था अपना बदला पूरा करने के लिए उन सभी से, और वो यास्केर के साथ निल्फगार्ड जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है निल्फगार्डियंस पर, जहाँ पर एक बड़ी सी सेना सीरी का स्वागत करने के लिए तैयार थी, मगर लास्ट एपिसोड में जो बड़ा सा धमाका हुआ था उसमें विल्गोफोर्ड का आधा चेहरा जल गया। मगर यहाँ पर तो पूरा खेल ही पलट जाता है, क्योंकि एमिर के सामने जिस लड़की को पेश किया गया था वो असली सीरी नहीं बल्कि माइंड वॉश करी हुई टिरीन थी, जो कि केओस मैजिक की वजह से अब अपने आप को सीरी समझ रही थी। जहाँ सीन शिफ्ट होता है असली सीरी पर, जिसे कि बाउंटी हंटर्स ने एक बार में कैद कर रखा था, और वहां पर रेड्स ग्रुप का एक और मेंबर भी था। अगर रेड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं तो बेसिकली इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जा सकता है, यानी कि अमीरों से चुराओ और गरीबों में बांट दो। तभी हम देखते हैं कि रेड्स ग्रुप के बीच में और उन बाउंटी हंटर्स में बड़ी फाइट हो जाती है, जहां पर सीरी को बचाने के लिए ये सभी अपनी अपनी कोशिश करते हैं। जहां पर बाउंटी हंटर कहते हैं कि अगर छुड़वाना है तो क्यों ना 1-to-1 फाइट हो जाए, जिसके बाद सीरी को तलवार उठानी पड़ती है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को दिखाते हुए वो उनमें से एक को जान से मार देती है। और ये था सीरी का फर्स्ट मर्डर, मतलब ह्यूमन मर्डर कह सकते हैं, बाकी क्रीचर्स को तो वो पेलती रहती है। सीन शिफ्ट होता है गेराल्ट पर, जो कि यास्केर के साथ निकल चुका था सीरी को ढूंढने के लिए। बीच रास्ते में उसे निल्फगार्डियंस रोक लेते हैं। अब वो झगड़ा नहीं करना चाहता था, किसी को भी जान से मारना नहीं चाहता था। तो अगर आपने इसके फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड में गेराल्ट को देखा होगा तो वो रेनफ्री द्वारा दिया गया एक छोटा सा ब्रॉच इन्हें रिश्वत के रूप में देकर जाने लगता है, मगर वो गार्ड गांव के लोगों पर ही अत्याचार कर रहे थे और ये बात गेराल्ट से बर्दाश्त नहीं होती। यास्केर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर अब तो गेराल्ट का दिमाग खराब हो चुका था और वो अपनी तलवार लेकर उन सभी पर भारी पड़ता है। इसी बीच उसकी हेल्प करने के लिए मिल्वा भी पहुंच जाती है और अपनी तीरंदाजी का बहुत ही बखूबी नमूना दिखाती है, यानी कि अब ये तीनों ही सीरी को बचाने के लिए तैयार थे। इसी के साथ जाते जाते गेराल्ट ने उस गार्ड को एम्परर एमिर के लिए एक मैसेज भी छोड़ा कि हम आ रहे हैं सीरी को लेने के लिए, जाकर बता देना अपने राजा को। और एंड में हम सीरी को देख पाते हैं जिसने अब रेड्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, और उनके नाम पूछे जाने पर वो अपना नाम फाल्का बताती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीजन और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब इंतजार है तो इसके सीजन 4 का, जहां पर एक बड़ी भयंकर रेडानियन किंगडम, इसी के साथ नॉर्दर्न किंग्स, एरिटूजा के मेजेस और इसी के साथ निल्फगार्डियंस की फाइट देखने को मिलेगी, जहां पर विचर के बाकी ये फ्रेंड्स, आर्चर्स, बहुत सारा केओस मैजिक और डार्क थिंग्स दिखाई जाने वाली है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये सीजन, इसी के साथ एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज जाते जाते इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं ऐसी ही बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।